हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरीश अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर बरेली कॉलेज बरेली, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। आज मैं बात करना चाहूँगा एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। अक्सर देखा गया है कि बच्चे आफ्टर एग्ज़ाम कंप्लेन करते हैं कि सर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करके आए थे पर हमारे मार्क्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। तो मार्क्स क्यों कम रह जाते हैं? कहीं ना कुछ कमी तो होती है। राइट। तो ऐसी ही चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाए अपने मार्क्स में। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि सक्सेस क्या है। ठीक है। कोई भी वर्क जो आपने प्लान करा है वो अकॉर्डिंगली आप उसे कर पाते हो, उसकी तैयारी भी अच्छे से करते हो और वो परफॉर्म भी आप अच्छा करते हो, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, देन यू फील सक्सेसफुल। एग्जाम में भी यही होता है कि हम कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती। राइट। तो ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें माइंड करनी। हमें तैयारी तो अच्छी करनी ही है, लर्न करना है, चीज़ों को समझना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। हमारी प्रिपरेशन एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है, दूसरा क्या है, हमें परफॉर्म भी करना है। ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातों को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सक्सेस हो और अच्छा रिजल्ट आप लेके आए, आपके स्कोर्स अच्छे हो। राइट। पहली चीज जो मैटर करती है वो है क्वालिटी ऑफ आंसर। आपके आंसर में क्या क्वालिटी आपने डिलीवर की है, क्या पूछा गया है, उसका कितना एक्यूरेटली, कितना एलेबरेशन के साथ आपने यहाँ पर आंसर किया है। क्योंकि डिग्री लेवल में एक्चुअली क्या है, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेबरेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है। इलेबरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिखें। ठीक है। द कंटेंट शुड बी वेरी मच रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है। और उसको आप कितना बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, इलाबरेट कर पाते हैं, डेट मैटर्स अ लॉट। एंड द सेकेंड थिंग इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। आपने क्वेश्चंस को कैसे, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करा है। ठीक है। कैसे उसमें फ्लो चार्ट्स का यूज करा है, डायग्राम्स का यूज करा है, एग्जाम्पल्स का यूज करा है, और कैसे उनको हाईलाइट करा है। ठीक है। मतलब आपने कोई हेड पॉइंट या कोई अच्छी लाइन वहां पे यूज करी है जो बहुत अच्छी इलैबोरेशन दे सकती है, बट उसको अंडरलाइन नहीं करा, या कोई फ्लो चार्ट बन सकता था वो आपने नहीं बनाया। ठीक है। कोई डिमार्केशंस आप कर सकते थे वो आपने नहीं करे, तो दिस विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। राइट। दूसरी बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, हालांकि आप लोगों को अजीब भी लगेगी, लेकिन हेल्थ इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप बीमार हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आपकी प्रिपरेशन भी सफ़र करेगी और आपकी परफॉर्मेंस भी सफ़र करेगी। तो अपनी हेल्थ का अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है। और सेंटर पर जब जाएं तो अपने सैनिटाइजर और मास्क को भी लेकर जाएं। ठीक है। नेक्स्ट बात मैं करना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि फर्स्ट एग्जाम देते जब हम हैं तो 1 घंटे बाद हम थकने लगते हैं और मन करता है कि बस एग्जाम किसी तरह से ओवर हो जाए, हमसे लिख नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि 3 घंटे लगातार हम लिखते ही नहीं है। हमारी हैबिट 3 घंटे लगातार लिखने की होती ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप रिहर्स करिए राइटिंग। एक अनसॉल्व पेपर, पुराना पेपर कोई हो यूनिवर्सिटी का, अपने सब्जेक्ट का ही, उसे डाउनलोड करिए। ठीक है। उसे प्रिंट कराइए और उसको 3 आवर्स में करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये भी आपको पता चल जाएगा, और आपका स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर भी पाते हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कि एक चेकलिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को आप अरेंज करिए एक दिन पहले। ठीक है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना होता है एग्जाम में। ठीक है। बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। देन एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, कुछ बच्चे एडमिट कार्ड भूल जाते हैं फिर परेशान होते हैं। आपका पेन, आपका पेंसिल, इरेजर, सब अपनी चीज़ें आप अरेंज करके जाइए। खासतौर से स्केल। एग्जाम हॉल में अक्सर बच्चे स्केल ट्रांसफर करते हुए मिलते हैं, और कोविड-19 में प्लीज़ कोई चीज़ एक दूसरे की शेयर मत करिए, ट्रांसफर मत करिए, अपनी ही चीज़ें लेके जाइए। ठीक है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे अच्छे होते हैं, प्रिपरेशन भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन किसी वजह से लेट हो जाते हैं एग्जाम हॉल पहुंचने में। और लेट होने की वजह से वो पैनिक करने लगते हैं, उन्हें टेंशन होने लगती है कि उनका पेपर छूट तो नहीं जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश करिए कि 45 मिनट पहले आप सेंटर पहुंचे,
और सेंटर पहुंचने के बाद आपको अपना रोल नंबर, अपना सीटिंग प्लान देखना होगा, उसके हिसाब से उस रूम तक पहुंचना होगा, इट मे टेक टाइम, ठीक है, राइट। तो उस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 40 मिनट पहले तो पहुंच ही जाएं सेंटर में। उससे क्या होगा कि आप रिलैक्स फील करेंगे, आप काम फील करेंगे, और मेंटल टेंशन आपके दिमाग में कोई भी नहीं होगी। दूसरी चीज, सेंटर पर पहुंचने के बाद किसी से ये मत पूछिए कि तुमने क्या तैयार करा है या क्या नहीं करा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डिस्कशंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हॉल में आप पहुंच जाते हैं और आपको आंसर शीट मिलती है, तो सबसे पहले उस आंसर शीट को चेक करिए कि कहीं वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, ठीक है। नेम फिल करने से पहले, अगर नेम आपने फिल कर लिया तो आंसर शीट जनरली चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने नेम फिल करने से पहले आंसर शीट चेक कर लिया, उसमें कुछ कमी है, तो आप उसे चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, और जनरली चेंज हो भी जाएगी। देन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़िए, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, क्या रूल्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन ना हो जो इम्पोर्टेंट हो और आप उसे मिस कर जाएं, और उसके अकॉर्डिंग पेपर ना करके दूसरी तरह से पेपर आप कराएंगे, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं अटेम्प्ट एनी 3, और बच्चे को 5 क्वेश्चन देते हैं फॉर द सेक ऑफ चॉइस, तो बच्चा पूरे 5 कराता है। इंटरनल एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, राइट। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन कंपलसरी भी हो जाता है, कभी कभी कोई सेक्शन कंपलसरी होता है, एक सेक्शन से कितने क्वेश्चंस करने हैं ऐसा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप माइंड करिए, ठीक है। देन मेंशन द सेक्शन नंबर एंड आंसर नंबर इन द टॉप ऑफ मिडल ऑफ द पेज, ठीक है। कोई भी आंसर आप शुरू करते हैं तो पेज के बिल्कुल मिडिल में सबसे ऊपर आप आंसर नंबर जो क्वेश्चन पेपर में है, जैसे आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3, भले से वो आपका पहला क्वेश्चन क्यों ना हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीरियल ऑर्डर में आंसर नंबर लिखते हैं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 3, क्योंकि 5 आंसर लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के आ जाते हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट किया होता है उन्होंने 3 4 8 7 6 ऐसे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे होते हैं। तो सीरियल ऑर्डर में आंसर नंबर ना लिख के उस आंसर नंबर को लिखिए जो आंसर नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर डिफरेंट सेक्शन है तो हर आंसर के नंबर के ऊपर सेक्शन में ही मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कोई भी नया लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन करने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन एंड होता है उसकी अगली लाइन से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा अगर बॉटम ऑफ द पेज आप कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी टीचर को ढूंढना पड़ता है कि नया आंसर शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। वहां पे आप कोई गैप क्रिएट नहीं करते हैं, एकदम से आंसर शुरू कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग आंसर्स आपके बीबीए में आने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप हर नए लॉन्ग क्वेश्चन को, हर नए लॉन्ग आंसर को नए पेज से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे प्लान करिए अपने आंसर्स को कि आंसर्स बॉटम ऑफ द पेज अगर खत्म हो भी रहा है तो वहां पर 3 4 लाइनें अगर बच भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप नए पेज से स्टार्ट कीजिए, तो वो सेग्रीगेटेड रहेगा, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा, ठीक है। और अगर आपने किसी पेज पर आंसर, जैसे लीव स्पेस एट लीस्ट 3 लाइंस मैंने यहाँ कोड करा है, जैसे सपोज पेज के स्टार्टिंग में ही आपका आंसर खत्म हो गया, तो ऐसे में पूरा पेज छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो आप 3 से 4 लाइन छोड़कर नया आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें डिमार्केशन के लिए आप हो सकता है 2 आंसर्स के बीच में कोई लाइन खींच दीजिए ब्लैक पेन से, तो वो भी पता चल जाएगा कि 1 क्वेश्चन एंड्स हियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर, राइट। कुछ बच्चों से क्या होता है, कॉपी के बीच में ब्लैंक पेजेस रह जाते हैं, वो पेज को पलटते हैं तो वो एक साथ 2 या 3 पेज पलट जाते हैं, और वो उसी आंसर को कंटिन्यू कर देते हैं, बीच में पेजेस ब्लैंक कराए जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास कॉपी कम पड़ जाएगी और फिर आप कंफ्यूज हो गए कि अब आप आंसर्स को लिखो कैसे, राइट। तो ये चीज करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। कुछ बच्चे उसमें पीटीओ लिख देते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं लिखते हैं, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं उन पेजेस को, वो थोड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। डू दोज आंसर्स फर्स्ट ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट, ये तो सभी कहते हैं कि जो पहले आता हो पहले उसे अटेम्प्ट करिए, उसे अच्छे से करिए, अच्छा टाइम दीजिए, और जो कम आता हो उसे बाद में अटेम्प्ट करिए, ठीक है।
इससे आपका स्कोर बेटर हो सकता है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं साथ में कोट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे आंसर्स पूछते हैं कि तेरा आंसर क्या आया, और अपना आंसर सही होते हुए भी उसे बाद में चेंज कर देते हैं। तो प्लीज अपने आंसर्स किसी से मैच करने की कोशिश ना करिए, इसके फायदे कम होते हैं और नुकसान ज्यादा। ठीक है। एक और चीज, सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं, मैंने ये देखा है कि वो ब्लू पेन से ही पूरी कॉपी अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीबीएसई में ये रूल है कि वहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करते हैं। जबकि यूपी सॉरी यूनिवर्सिटी बोर्ड के एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी कलर पेन्स यूज़ कर सकते हैं, रेड और ग्रीन को अवॉइड करते हुए। राइट। तो यहां पर आप कम से कम ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए। ब्लैक पेन से आंसर नंबर कोड करिए, डेफिनेशंस को अंडरलाइन करिए ब्लैक पेन से, और जितने भी हेड पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, हेडिंग्स आप लिख रहे हैं, उनको भी ब्लैक पेन से मेंशन करिए। राइट। उससे क्या होगा, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन आता है। और अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो वहां पर भी ब्लैक और ब्लू का कंबाइंड यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। राइट। ब्लैक और ब्लू पेन भी यूज कर लिया, लेकिन राइटिंग आपकी बहुत गंदी है और वो समझ में भी नहीं आ रही है। देखिए, राइटिंग किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की थोड़ी गंदी होती है, लेकिन समझ में जब तक आ रही है तब तक इट्स ओके। ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ समझ में ही नहीं आ रहा है तो ये बहुत डिफिकल्ट है किसी भी टीचर के लिए उसे इवेल्युएट करना। और ऐसे केस में कभी कभी टीचर क्वेश्चन को कट भी कर सकते हैं। राइट। तो अपनी हैंड राइटिंग का इतना तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी में इतना गंदा मत लिखिए कि वो समझ में ही ना आए। राइट। ठीक है। आ, अब क्या है आजकल, अगले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि सिंगल आंसर शीट मिलती है। बी कॉपी का सिस्टम जनरली खत्म हो गया है। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर बी शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कुछ बच्चे सोच के चलते हैं कि बी शीट मिलेगी, जबकि बीबीए में, एमजेपीआरयू में बी शीट नहीं मिलती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी आंसर शीट में पेजेस देख लें कितने हैं, और उसके हिसाब से ही अपने आंसर्स को प्लान करें, कहीं आपका पेपर छूट ना जाए। कुछ आंसर्स आप इतने बड़े लिख देंगे, फिर बाद में आपको एक आंसर लिखने की जगह ही नहीं मिल रही है। राइट। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो अपने आंसर्स को प्लान करिए ताकि आप पूरी कॉपी का प्रॉपर यूज भी कर पाए और उसमें आपके सारे आंसर्स भी आ पाए। ओके। डोंट बी टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत छोटे आंसर लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में ये सारी सिचुएशंस हमने देखी है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो सीबीएसई और +2 करके आए होते हैं, राइट, तो वो सीबीएसई में तो 1 मार्क का भी आंसर आता है, 2 मार्क का भी आता है, 6 मार्क्स का भी आता है। यहाँ पर आपसे 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। सीबीएसई में मैक्सिमम आप हाफ पेज से 1 पेज का आंसर लिखते हैं, बट कि यहाँ पर आपको जो इलेबोरेशन करना है वो इतना करना है कि सारा कंटेंट आपका इंक्लूड हो जाए और मिनिमम 5 to 6 पेजेस की लेंथ भी आए। ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो जितना जगह लेंगे उतना लेंगे, लेकिन थ्योरी जब आप लिख रहे हैं तो कम से कम 5 to 6 पेजेस का इलेबोरेशन आपको करना है। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखना है। ठीक है। यू हैव टू राइट द कंटेंट विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ओनली। राइट। इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, पेजेस नहीं भरने हैं। ठीक है। कंटेंट को ऐसे इलेबोरेट करना है, क्वालिटेटिवली इलेबोरेट करना है, ताकि आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। देन साइड मार्जिन्स कुछ बच्चे कॉपी मिलते ही खींचना शुरू कर देते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका न्यूमेरिकल पेपर है, खासतौर से अकाउंटिंग का जिसमें फॉर्मेट्स बनते हैं, तो साइड मार्जिन मत खींचिए कॉपी पे। जहां पर आपको ज़रूरत है हाथ के हाथ उस पेज पर खींच लीजिए। और जहां पर आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाना है, जनरल का फॉर्मेट बनाना है, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, वहां पर अगर आप मार्जिन खींच लेंगे तो पेज में आपका फॉर्मेट नहीं आ पाएगा। राइट। उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो न्यूमेरिकल केस में तो मार्जिन्स पहले खींचे ही मत। और दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चे बहुत ब्रॉड मार्जिन्स खींचते हैं ताकि कॉपी जल्दी भर जाए। दे वांट टू शो कि उन्होंने पूरी कॉपी भर दी है। राइट। लेकिन ऐसा आप करेंगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन आएगा। मार्जिन शुड बी लाइक अ मार्जिन। ठीक है। तो वो मेरे इस ख्याल से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन इनफ होता है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का मार्जिन आप बिल्कुल मत लीजिए कॉपी में। ठीक है। सॉरी। हाईलाइट आंसर्स ऑफ ईच स्टेप
ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप आंसर्स आ रहे हैं, तो हर आंसर को प्रॉपरली हाईलाइट करिए, बॉक्स बना के आप हाईलाइट कर सकते हैं, सेपरेटली मेंशन करके हाईलाइट कर सकते हैं, किसी कलर का यूज, हाईलाइटर का यूज करके हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कटिंग आपकी कॉपी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप गलत लिख भी देते हैं तो उसे 2 लाइन से, सिंपल लाइन से कट कीजिए, ताकि वो कॉपी में आपका गंदा कॉपी ना शो करे, अच्छा लगे कॉपी, आपका प्रेजेंटेशन खराब नहीं होना चाहिए, राइट। बहुत सारी बातें हमने करी और आई थिंक कि आपने उन बातों पर ध्यान भी दिया होगा, ठीक है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखें, अपने में विश्वास रखें, भगवान में विश्वास रखें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर दें, और आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपके स्कोर्स बेटर आएंगे, और जो गलतियां बच्चे अक्सर करते रहे हैं वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत सही रहेगा, और किसी और बच्चे के काम भी आ सकती है ये चीज़ें, केवल अपने तक मत रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।